स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें पता पड़ेगा कि हम इतने सालों से पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का बेनिफिट क्या है। पीपल एज ए रिसोर्सेज जो है वो एक ज़रिया है देश में जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने का और उनकी स्किल्स और एबिलिटी पता करने का। ह्यूमन रिसोर्सेस इकोनॉमी की सबसे बड़ी एसेट है, मतलब पूंजी है, ना कि कोई लाइबिलिटी मतलब बोझ। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल से भरा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स ऐसे लोग जो वर्क फोर्स का पार्ट हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी में प्रोडक्शन का हिस्सा बनकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, कोई सा भी रिसोर्स यूज़फुल तभी है जब उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगता है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट दूसरे बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह ही प्रॉफिटेबल है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के जरिए कर सकते हैं। एक एजुकेटेड इंसान अनएजुकेटेड इंसान से ज़्यादा कमाता है। दैट मीन्स ह्यूमन इन्वेस्टमेंट डन इन एजुकेशन इज़ वर्थ। उसी तरह से एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। दैट मीन्स ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इज़ हेल्थ केयर। इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में किया जाता है और प्रॉफिटेबल भी रहता है। ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप्ड होता है तो ज़्यादा इनकम, सोसाइटी में एडवांटेज और दूसरे रिसोर्स से ऊपर होने का फ़ायदा मिलता है। नाउ वी हैव ए स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। सकल जो एक एजुकेटेड इंसान है, अच्छी जॉब है, हेल्दी है, स्किल्ड है, अच्छी इनकम है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। दूसरी ओर विलास जो कि एक अनएजुकेटेड है, जिसके कारण उसे फ़िश सेल करनी पड़ती है, उसे बीमारी है, वो अनस्किल्ड है, ज़्यादा कमाता भी नहीं है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो एक तरफ सकल जिसने ह्यूमन इन्वेस्टमेंट किया अपनी हेल्थ एजुकेशन पे, और दूसरा विलास उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स एंड ट्रेनिंग। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो इस हिसाब से अपने और आगे के फ्यूचर के लिए स्टेप लेते हैं। पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ में पैसा खर्च करते हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ना खुद के लिए ना ही अपने बच्चों के लिए, जिस कारण उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। वी हैव इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे पैसे कमाए जाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक वो जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। इसका एग्जाम्पल, मदर कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। ऐसी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग से जुड़ी होती है। ये एक्टिविटी रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। टर्शरी एक्टिविटी, इसमें सारी सर्विसेज आती हैं और भी सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में काम आती है, तो टर्शरी एक्टिविटी कहलाती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। ये एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम यानी कि देश की इनकम में जुड़ी जाती है।
एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन. नेक्स्ट वी हैव मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटी एक ऐसी जगह से जहाँ खरीदा और बेचा जाता है, और उन सब एक्टिविटीज़ को मार्केट एक्टिविटी कहते हैं. नॉन मार्केट एक्टिविटी कोई सर्विस या प्रोडक्ट जो खुद के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है. अगर एक फार्मर अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करता है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाती है. वैसे ही एक हाउसवाइफ का काम नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है. आगे हम देखते हैं कि क्यों वुमेन्स को लो पेड वर्क दिया जाता है, यानी कि कम कमाई वाले काम. फीमेल्स को उनकी एजुकेशन के बेसिस पे सैलरी मिलती है, पर मेंस के साथ ऐसा नहीं है. और ज़्यादातर वुमेन हमारे यहाँ अनएजुकेटेड है, लो स्किल्स वाली हैं, इसलिए उन्हें कम पैसे मिलते हैं. ज़्यादातर फीमेल्स बिना जॉब सिक्योरिटी के काम करती है, यानी कि काम उनकी जॉब चली जाए कोई भरोसा नहीं है. Next we will come on quality of population. Quality of population depends on the literacy rate and health of a person. क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन डिपेंड करती है एक कंट्री के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी हेल्थ रेट क्या है. अगर लोग पढ़े लिखे हैं और हेल्दी हैं तो बच्चों उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई होगी. अगर लोग इलिटरेट होते हैं और उनका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा नहीं होता है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम होती है. देयरफॉर क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी नहीं होगी तो उस देश के लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है, मतलब बोझ बन जाती है. वहीं अगर पॉपुलेशन लिटरेट और हेल्दी है तो मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ की पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एसेट्स है. अब सवाल ये आता है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, बेटर कैसे किया जाए. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बेटर करने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है. पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो चलिए हम समझते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर. पॉपुलेशन की क्वालिटी में इनका क्या रोल होता है. एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन का रोल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होता है. अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन मिले तो हम सोसाइटी के लिए काम आ सकते हैं. अब एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. एनहेंस द नेशनल इनकम को बढ़ाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. इंक्रीज इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नेंस, हम अपने देश की गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन इज़ मस्ट. आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ लो. गवर्नमेंट ने एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं. अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है. बच्चों, पहली पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है सर्व शिक्षा अभियान. इंडिया टू एजुकेट ऑल फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स एज, उन्हें कंपलसरी कर दिया है, फ्री एजुकेशन की गई है. सेकंड है मिड डे मील स्कीम. गवर्नमेंट बेटर अटेंडेंस एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को मिड डे मील्स देती है. तीसरा
हमारी 11th जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन पर फोकस किया है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली है ऑल ओवर द कंट्री। चौथा, कंट्री की हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। 1951 से 52 में एजुकेशन एक्सपेंचर सिर्फ 0.64% आता था, जो कि 2003 और 4 में 3.3% हो गया है। एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देने के बाद हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ा है। 1951 में 18% था, फिर 2011 में 74% था और अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ 81% है। लिटरेसी रेट ऑफ मेल इज़ 16% मोर देन फीमेल इन इंडिया। मतलब पुरुषों का लिटरेसी रेट महिलाओं से ज़्यादा है। इन अर्बन एरियाज ऑल्सो लिटरेसी रेट इज 16.1 मोर देन रूरल एरिया। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता रेट जो है वो कम है बजाय शहरी एरिए के। इफ़ वी सी स्टेट वाइज लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री, तो केरला में 93.91 है और बिहार में 63.82% है। अब हम आते हैं रोल ऑफ हेल्थ। अब क्या रोल है हेल्थ का हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। एक कंट्री की पॉपुलेशन की वर्किंग एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को कैसे मेज़र किया जाता है, उसको हेल्थ से मेज़र किया जाता है। हेल्थ से मेज़र करने के लिए दो इंडिकेटर्स हैं, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिपेंडेंस के वक्त 37 ईयर्स था और 2000 के वक्त 63 था और अभी 70 से अबव है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हुआ है। हेल्थ, गवर्नमेंट ने हेल्थ कंडीशन के इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव हुई है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, चाहे वो गांव हो या शहर में हो। फ्री हेल्थ चेकअप्स कैंपेन शुरू किए गए हैं। गांव के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर सर्विस में बढ़ाना चाहिए। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जीडीपी का हेल्थ केयर के ऊपर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक टर्म है पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क at the given wages but still cannot find job are called unemployment। मतलब कि लोगों की इच्छा भी है और वे एबल भी हैं पर फिर भी रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की भी एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों और बूढ़ों को भी अनएम्प्लॉयड कह दें। अनएम्प्लॉयड बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन होती है जो 15 से 60 वर्ष तक की होती है, जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Educated unemployment, when a person is educated but still don't find any job due to the lack of employment opportunities। इससे लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। अगर कभी मिलता भी है तो उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। Seasonal unemployment, people who are not to find a job during some months of the year, 3 to 6 months, when the demand for labor is lower than usually। मतलब जो लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, मोस्टली जो लेबर क्लास के लोग रहते हैं, जो साल में 3 से 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, इसलिए इनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हमें 10 लेबर की ज़रूरत है और हम ज़्यादा लेबर से काम करवाते हैं, तब हम उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से काम करवाना, इसमें एक्स्ट्रा लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। Now the students, we will come on effects of unemployment. Wastage of manpower resource, increase economic overload. Unemployment can be emotionally draining on the unemployed person. It can be a financial and emotional drain on his family members. A large number of unemployed people is ultimately a liability for the society. High rate of unemployment can also increase the crime rate. तो बच्चों, this is the end of our chapter. Thank you.